Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Chapter number 11 में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने उनके रिजल्ट्स को देखा था और अब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करेंगे और उसके डिफरेंट पोर्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन क्या है? लेट n1 इज इक्वल टू 3, 5, 8. 3 मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, 3, 5 और 8, और ये पॉपुलेशन 1 है. इसी तरह n2 इज इक्वल टू 6, 9, मतलब सेकंड पॉपुलेशन में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 6 और 9, जबकि कहा गया है n1 यानी फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल साइज आपने कैलकुलेट करना है और जो सेकंड पॉपुलेशन से सैंपल साइज कैलकुलेट करना है दोनों सेम है और उसकी वैल्यू है 2. यानी हर सैंपल में 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकंड पॉपुलेशन के लिए आपका जो सैंपल साइज है वो बिल्कुल सेम है. नेक्स्ट क्या है जी? ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट. दिस वन टेक्निक भी आपको बता दी गई. विद रिप्लेसमेंट में आपको कैलकुलेशंस करनी है. फ्रॉम अबव गिवन डेटा फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स. नेक्स्ट जो आपने P कैलकुलेट करना है, अगर पॉपुलेशन 1 से होगा तो वो P1 होगा, अगर पॉपुलेशन 2 से होगा तो वो P2 होगा. लेकिन आपने क्या करना है? ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करनी है. फ्रॉम ईच सैंपल एंड मेक द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड के अंदर रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. हेंस फाइंड द मीन ऑफ, यानी ये फाइनल आपकी रिक्वायरमेंट है. यानी पाथ बता दिया गया है कि 2 पॉपुलेशंस कौन कौन सी हैं, सैंपल साइजेस क्या है, टेक्निक क्या है, प्रोपोर्शन किस चीज की फाइंड करनी है, और फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपने आगे मूव करना है और क्या चीज फाइंड करनी है? मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सो मेड. यानी वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की है डिफरेंसेस की, उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे. उसी तरह हम इसको पोर्शन वाइज करेंगे क्योंकि 2 पॉपुलेशंस हैं, 2 डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी, तो आप उस अंदाज में इसको लेकर चलेंगे. सबसे पहले पॉपुलेशन 1. पॉपुलेशन 1 के हवाले से कैपिटल N1 दैट इज 3, 5, 8 और स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू क्या है जी? 2, क्योंकि यहां पे देखिए n1 और n2 उसकी वैल्यू 2 है. तो टोटल सैंपल्स जनरेट करेंगे. उसका फॉर्मूला आपको याद होगा. टोटल सैंपल्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1 और आंसर आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 और आंसर है 9. ये फर्स्ट पॉपुलेशन से आपने रिजल्ट्स को जनरेट कर लिया. यानी ये पॉपुलेशन है और टोटल सैंपल्स 9 बनेंगे, जबकि हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉपुलेशन 2. पॉपुलेशन 2 देखिए कैपिटल N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं यानी 6 और 9. सैंपल साइज जो आपने लेना है वो 2 है. इसी तरह यहां पर जब आप टोटल सैंपल्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सैंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल N2 रेज टू पावर स्मॉल n2, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 2, यानी 4 सैंपल्स बनेंगे पॉपुलेशन 2 से और 9 सैंपल्स बनेंगे पॉपुलेशन 1 से. इन दोनों पॉपुलेशन के सैंपल्स को कैलकुलेट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आपने क्या फाइंड करना है जी? प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स. यानी ये जो ऑड नंबर्स हैं वो आपने पॉपुलेशन 2 के सैंपल से भी कैलकुलेट करना है उसका प्रोपोर्शन को, और आपने पॉपुलेशन 1 से भी कैलकुलेट करना है. तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन दोनों पॉपुलेशंस के सैंपल्स को जनरेट करते हैं और ताकि हम आगे ऑड नंबर्स की
प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें। जी, ट्री बनाएंगे सबसे पहले। इफ यू रिमेंबर द पॉपुलेशन 1, देखिए हेडिंग जरूर दें ताकि याद रहे कि आप क्या प्रोसीजर और कौन कौन से नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो पॉपुलेशन 1 में हमारे पास है 3, 5 और 8। ठीक है जी, चूंकि विद रिप्लेसमेंट है और सैंपल साइज 2 है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, 3, 5 एंड 8 अगेन। 3 इसलिए आया क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सेकंड पॉपुलेशन, सॉरी फर्स्ट पॉपुलेशन का सेकंड नंबर, और फिर हमारे पास अगेन ऑप्शंस 3, 5, 8 होंगी ड्यू टू विद रिप्लेसमेंट टेक्निक फॉर 8, 3, 5, 8 एज ए सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी, अब सीरियल नंबर, सैंपल्स एंड प्रोपोर्शन, और चूंकि ये पॉपुलेशन 1 है इसलिए P1 उसका सैंपल बन जाएगा। फॉर सैंपल प्रोपोर्शन हम P1 लिखेंगे। सैंपल जनरेट कर लेते हैं। ट्री को देखेंगे, 3, 3, 3, 5, 3, 8। सो 3, 3, 3, 5, 3, 8, then 5, 3, 5, 5, 5, 8। उसके बाद 8, 3, 8, 5 एंड 8, 8। इस तरह आपके सैंपल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आई होप कि ये 9 सैंपल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो 9 सैंपल्स जनरेट हो गए। आपने इनकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है और हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी थी ऑड नंबर्स की। 2 एलिमेंट्स हैं हर सैंपल के अंदर और हम काउंटिंग करेंगे ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स का मतलब जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। 3 पे 3 भी देखिए आप यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, दोनों ही नंबर्स 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब है 2 आउट ऑफ 2 इसकी प्रोपोर्शन होगी। देन 3 और 5 अगेन 2 आउट ऑफ 2। फिर 3, 8, अब इसमें एक नंबर है जो कि 2 पर डिवाइड होता है, एक नंबर है जो ऑड है, सो 1 आउट ऑफ 2, देन अगेन 2 आउट ऑफ 2, देन 2 आउट ऑफ 2। ये प्रोसीजर काफी दफा हम कर चुके हैं इसलिए अब मैं डायरेक्ट आंसर्स को यहां पर पुट अप कर रहा हूं। 1 आउट ऑफ 2, इज 1 आउट ऑफ 2, then again 1 out of 2 and 0 out of 2। जरा गौर कीजिए 0 out of 2 क्यों हुआ, क्योंकि 8 और 8 दोनों नंबर्स ही इवन नंबर्स हैं, 2 पर डिवाइड होते हैं। हमें चाहिए ऑड नंबर्स, तो वो ऑड नंबर दोनों ही नहीं है, सो 0 आउट ऑफ 2 हो गया। अब यही प्रोसीजर हम पॉपुलेशन 2 के लिए अप्लाई करेंगे अलग से। पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे जरा देखिए, 6 और 9। सो 6 और 9, चूंकि सैंपल साइज 2 है तो 6, 9, 6, 9 आपके पास ट्री बन जाएगा। देन सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, सैंपल्स और प्रोपोर्शन। चूंकि ये सेकंड पॉपुलेशन है इसलिए इसको P2 कहेंगे। आप सैंपल्स देखिए, 6, 6, 6, 9, देन 9, 6 एंड 9, 9, 6, 6, 6, 9, 9, 6 एंड 9, 9। 4 सैंपल्स जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी ये नंबर फाइंड किया है। पिछले बोर्ड पर हमने देखा था कि पॉपुलेशन 2 के लिए 4 सैंपल्स जनरेट होंगे। अब इसके लिए प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। चूंकि ऑड नंबर्स हैं, इट इज 0/2। 0 इसलिए
कि 6 और 6 ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं। 6 और 9 में एक ऑड नंबर है, 1 आउट ऑफ 2, देन 1 आउट ऑफ 2, देन 2 आउट ऑफ 2। इस तरह आपका प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपने गौर करना है कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल्स प्रोपोर्शंस, यानी सैंपल प्रोपोर्शंस का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉपुलेशन 1 टू पॉपुलेशन 2। तो यहां देख लीजिए, इसको जनरेट कर सकते हैं हम। अगर हम स्ट्रक्चर यहां बना लें तो थोड़ा सा गौर से आप लोग देखेंगे। दिस इज P2 एंड P1, यानी P1 जो है वो डाउनवर्ड और P2 ये राइटवर्ड। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जरा यहां लिखेंगे। P1 को डाउनवर्ड, अगर सॉरी हम चेंज कर लेते हैं, अगर फर्ज कर लें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ स्पेस मेरे पास है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। यानी जिस तरह भी मैंने पहले लिखा था P1 और P2, अगर आप इसको P2 यहां पर P1 यहां लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस आपके माइंड के अंदर होगा। डिफरेंस आपने क्लियरली रखना है माइंड में कि क्या डिफरेंस आप ले रहे हैं। सो यहां पर मैं P2 लिख सकता हूं, यहां P1 लिख सकता हूं, और यहां मेरे लिखने की रीजन क्या है कि मैं इस स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूं। ठीक है, सो देखिए P2 में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 0/2, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/2, और फिर है जी लास्ट 2/2। इसी तरह P1 में यहां से ये जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में मैं लिखूंगा इसको भी। इट इज 2/2, देन 2/2, फिर उसके बाद 1/2। लुक एट दैट, 2/2, 2/2, 1/2, then 2/2, 2/2, 2/2, 2/2, then 1/2, 1/2, 1/2, 3 times, 1/2, 1/2, 1/2, और फाइनली 0/2। तो आप इसको यहां पर 0/2 लिखते हैं। सो काउंटिंग कर लेंगे। याद रखिए कि जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है वही सीक्वेंस यहां पर जनरेट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से भी इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, याद रखिए कि इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको किस तरह अपने एरर्स को अवॉइड करते हुए अपनी रेक्टिफिकेशंस को भी कंसिडर करना है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो किस तरह उसको रेक्टिफाई करेंगे हम। ठीक है, अब यहां आपकी अपनी चॉइस है कि आप चाहे डिफरेंस P2 माइनस P1 कर लें या आप P1 माइनस P2 कर लें। दिस इज टोटली अप टू यू। ठीक है, सो जरा यहां से अगर फर्ज कर लें, मैं इसका डिफरेंस माइंड के अंदर रख लेता हूं, और वो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहां से मैं डिफरेंस ले लेता हूं P1 माइनस P2। इसका मतलब है कि ये जो P1 की वैल्यूज हैं, मैं फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस लूंगा P2 की वैल्यूज के साथ, फिर ये सेकंड वैल्यू का डिफरेंस लूंगा P2 के साथ, फिर यहां से थर्ड वैल्यू का डिफरेंस लूंगा P2 के साथ कॉलम के वाइज, यानी मैं कॉलम वाइज उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लूंगा। और ये मैंने क्यों किया इसका मैं जवाब आपको बाद में दूंगा, अभी सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने P1 माइनस P2 क्यों किया, इसका थोड़ी देर बाद आपको आंसर मिलता है। जरा गौर से देखिए, 2/2, अब चूंकि मैंने 2/2, 2/2 इनके फ्रैक्शंस को ब्रेकअप नहीं किया। हालांकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे जी यहां अगर हम 1 लिख दें, यहां 1 लिख दें और यहां 0 लिख दें तो काम आसान हो जाएगा। देखिए, याद रखिए, ये बात मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यूज हैं तो आपके लिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान सा है कि 1 कर दें, यहां पे भी 1 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्ज कर लो आपको ये हैबिट जनरेट हो जाती है और आपने फ्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, तो फिर फर्ज कर लो यहां पे 1 है लेकिन यहां 1/3 है,
तो आपको 1 माइनस 1/3 उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर वही आएगा, आप न्यूमरेटर्स को आपस में माइनस कर दें या प्लस कर दें, अगर प्लस आपने करना है किसी नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर। सो प्लस करना और माइनस करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है। सो मैं क्या करूंगा सर, न्यूमरेटर को माइनस कर दूंगा। सो मेरे पास आंसर क्या होगा, जरा गौर से देखिए, 2/2 माइनस 0/2 इट इज 2/2। फिर 2/2 माइनस 1/2 इट इज 1/2। फिर 2/2 माइनस 1/2 इट इज 1/2। फिर 2/2 माइनस 2/2 इट इज 0/2। ठीक है, अब मैं उस बात का आंसर देने लगा हूं कि वाई आई चूज P1 माइनस P2। मैं P2 माइनस P1 भी कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि डिफरेंस कौन सा लेना। जब डिफरेंस मेंशन नहीं है तो फिर ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस अंदाज में इसको देखते हैं। सो अब ये क्यों किया, जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास 2/2 कितने कॉलम्स हैं, यानी ये जो कॉलम 2/2 के साथ जनरेट हुआ है, ये कॉलम मेरे पास यहां पर भी अवेलेबल है। मार्कर को देखेंगे, एक ये कॉलम अवेलेबल है, एक ये कॉलम अवेलेबल है, एक ये कॉलम अवेलेबल है। सो मैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, कोई कैलकुलेशन किए बगैर, मैं ये जो नंबर्स मेरे पास आए हैं मैं इसको यहां पर कॉपी कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2/2 में से जब भी 0/2 माइनस करेंगे तो वो 2/2 आएगा, 2/2 में से जब भी 1/2 माइनस करेंगे तो वो 1/2 आएगा। सो नो प्रॉब्लम। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये माइंड के अंदर रखना है क्या, कि जहां पर भी 2/2 है ये कॉलम रिपीट हो जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, 2/2, 1/2, 1/2 एंड 0/2, दैट्स इट। अब ये देखिए, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं इसके नीचे इट इज 2/2, फिर इसके साथ 1/2, फिर ये वाला 1/2, फिर ये वाला 0/2, और साथ फिर 2/2 है तो फिर इसको रिपीट कर देंगे, 2/2, 1/2, 1/2 एंड 0/2। और देखिए, और तो 2/2 कहीं नहीं है, ओके। यानी एक कैलकुलेशन करने के बाद हमने 4 डिफरेंट कॉलम्स की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लिया जस्ट कॉपी करने के बाद। अब एक और बेनिफिट मिलने वाला है कि जब मैं 1/2 की कैलकुलेशन करूंगा तो इस 1/2 की कैलकुलेशन को मैं यहां पर भी कॉपी कर सकता हूं, 1/2, 1/2। सो मेरे लिए और ज्यादा आसान हो गया। सो इसीलिए ये चूज किया था। वैसे तो ये प्रोसेस यहां पर भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि 0/2 दोबारा नहीं आया, इसी तरह 1/2 एक दफा आया, 2/2 एक दफा आया। सो इसलिए यहां से P2 में से P1 को माइनस करना थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। सो आपने अपने टाइम भी सेव करना है। ओके, 1/2 में से माइनस करेंगे 0/2, इट इज 1/2। फिर 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे, इट इज 0/2। फिर 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे, 0/2। 1/2 में से 2/2 माइनस करेंगे। जरा गौर करना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है कि 1/2 माइनस 2/2, सो इट इज 1 माइनस 2 मतलब -1/2। अगर ये एक साइन जो यहां पर चेंज हो गया आपने नहीं लिखा तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर वे के साथ, क्लियर माइंड के साथ आपने इसको पुट अप करना है। अब आगे चलिए जी। अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सो ये जो कॉलम है इसको मैं जरा हाईलाइट करने लगा हूं। ये जो कॉलम है सारा एज इट इज इन 3 प्लेसेस पर कॉपी हो जाएगा। जरा देखिए, यहां से हम देखेंगे इसको, 1/2, 0/2, 0/2 एंड -1/2। अब यही कॉलम नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट के लिए भी होगा, 1/2, 0/2, 0/2 एंड -1/2। ठीक है, नेक्स्ट 1/2, 1/2, 0/2 एंड -1/2। अब आगे चलिए, आखिरी कॉलम है आपका, ठीक है, 0/2। 0/2 में से 0/2 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली आंसर 0/2 ही रहेगा। फिर 0/2 में से
1/2 माइनस करेंगे, इट इज -1/2। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, 0/2 -1/2, इट इज -1/2, एंड देन 2/2 है, इट इज -2/2। सो फाइनली आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए किस चीज के, सैंपल प्रोपोर्शंस के, और वो है P1 माइनस P2। ये जो डिफरेंसेस है, इसके जो अमाउंट है, इसकी जो कैलकुलेशंस है, इसकी जो काउंटिंग है, वो माइंड के अंदर होनी चाहिए आपके कि ये कितने डिफरेंसेस आए हैं। जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4, एक कॉलम के अंदर 4 डिफरेंसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो के अंदर 9 डिफरेंसेस हैं। इसका मतलब है कि ये जो सारे ब्लू से मैंने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं, इन सारे डिफरेंसेस की जो तादाद है वो 9 4s are 36 है। सो ये एक क्राइटेरिया है जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करें और वो 36 आ जाए, सो इसका मतलब है कि हमने 36 डिफरेंसेस को कंसिडर कर लिया है टेली बार्स में और हमारी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन डिफरेंसेस को यूज करके हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं और इन डिफरेंसेस को यूज करके अब हम जनरेट करेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस। तो हेडिंग भी लिख लेते हैं साथ में ताकि क्लियर रहे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of difference between two sample proportions। ठीक है, सो टू सैंपल प्रोपोर्शन का डिफरेंस है और उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद हम डिफरेंस को देखेंगे P1 माइनस P2, देन टेली बार्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो देखिए डिफरेंसेस पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस है हमारे पास। सबसे पहले है -2/2 जो सबसे मिनिमम डिफरेंस है, फिर उसके बाद -1/2 नेक्स्ट वाला डिफरेंस, और उसके बाद पूरे डेटा को अच्छे तरीके से आप चेक करेंगे 0/2, देन उसके बाद 1/2 एंड फाइनली 2/2। ये आपके पास टोटल 5 डिफरेंसेस हैं। अब हम टेली बार्स लगाएंगे काउंटिंग करने के बाद। -2/2 को देखें, इट इज 1 टाइम एंड दैट्स इट। सो 1 बार और 1 फ्रीक्वेंसी। -1/2 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, सारे डेटा को अच्छे तरीके से चेक करेंगे। सो 6 टाइम्स है जी, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 0/2 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12 और ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सो 13 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। देन आगे चलिए 1/2 को देखेंगे। 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 12 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. 2 by 2 को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड दैट्स इट. कंप्लीट हो गया. 1, 2, 3, 4. सो 4 फ्रीक्वेंसी है. जब आप इसको ऐड करेंगे 7, 20, 32 एंड 4 36. सो फ्रीक्वेंसी 36 का मतलब यह है कि आपने 36 डिफरेंसेस को काउंट कर लिया. नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस. सो प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 36, 13 डिवाइडेड बाय 36, 12 डिवाइडेड बाय 36 एंड 4 डिवाइडेड बाय 36. दैट्स इट. नेक्स्ट जो हमने कॉलम कैलकुलेट करना है वो है कि डिफरेंसेस को P1 माइनस P2 जो डिफरेंसेस आए हैं इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो देखिए डिफरेंस है -2/2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/36 से तो इसका आंसर आ जाएगा -2/72. -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/36 के साथ. इट इज -6/72. देन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 13/36 के साथ. इट इज 0/72. 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/36 के साथ. इट इज 12/36. देन फाइनली 2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/36 के साथ. इट इज 8/36. जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2 -6 -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा. ये 0 है. सो फाइनली आपके पास 12/76 आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा. अब जो नेक्स्ट स्क्वायर वाला कॉलम है वो यहां हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. उसकी रीजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को माइंड के अंदर रखें तो हमें क्लियरली ये कहा गया है फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस. ठीक है. सो मीन सिर्फ कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए हमें एक ही कॉलम की रिक्वायरमेंट है. हेंस हम ये कह सकते हैं हेंस म्यू मीन ऑफ डिफरेंसेस म्यू P1 माइनस P2 ये किसके इक्वल है जी? सिग्मा P1 माइनस P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 और ये आंसर हमने निकाला है 12/76 और इसका आंसर है 1/6. ठीक है जी. डिफरेंसेस को माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक भी डिफरेंस यहां से टोटल जो आपके पास डिफरेंसेस अवेलेबल हैं इसमें से एक भी डिफरेंस अगर आपका गलत पुट अप हो जाता है तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है. फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी गलत होगी और फिर ये कॉलम भी गलत हो जाएगा. और जब इस कॉलम को आप कोई वैल्यू गलत यहां पर पुट अप कर देते हैं तो ओवरऑल आपका आंसर गलत होगा जिससे आपका मीन भी गलत आ जाएगा. सो कितनी इंपॉर्टेंस है एक्चुअली इस डिफरेंस की. बहुत ध्यान से अपने जो है हवासों के अंदर रहते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर माइंड के साथ ये सारे डिफरेंसेस को कॉपी करना है यानी पुट अप करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टैली बार्स के अंदर. होप आज का लेक्चर आपको यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा. इसको जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको माइंड के अंदर रखें क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इनके मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.